हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुपद के बेसिक नॉलेज के साथ साथ सारी जानकारी इसमें देखेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की यहाँ पे मैंने एक परिभाषा लिखा हुआ है। एक या एक से अधिक पद वाले यदि कोई व्यंजक है या समीकरण है तो उसको हम बहुपद बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया है 2x, ये एक पद वाला व्यंजक है तो इसको भी हम बहुपद बोलेंगे। 4x की घात 2 धन 5, इसमें देखेंगे दो पद हैं, 4x की घात 2 और 5, तो इसको ये दो पद वाला समीकरण है। ये 3 पद वाले समीकरण हैं, तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद में हम 3 टाइप के देखेंगे इस पाठ में। अभी यहाँ पे देखेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर संख्या होती है यानी कि x, y, z इस टाइप की जो चर संख्या होती है उसकी जो अधिकतम घात होगी उसी को हम बहुपद की घात बोलेंगे। अब अधिकतम घात कैसे? जैसे मान के चलो हमने इसमें एक एग्जाम्पल दिए हैं 5x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, अधिकतम घात क्या है? इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात है यहाँ पे 4, तो यही हमारा बहुपद की घात होगी। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा बहुपद की घात होगी। इसी में हम देखेंगे रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, तो 1 होती। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया है 5x, तो ये बहुपद होगा। इसमें इसको बोलेंगे, जैसे यहाँ चर है x, इसकी घात 1 है तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। एक और समीकरण दिया 4x धन 7, तो यहाँ पे x चर है तो इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें इसे भी बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax धन b। इसके बाद आता है हमारे पास द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, या घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जो द्विघात बहुपद होता है उसे ही वर्ग समीकरण भी कहते हैं। द्विघात बहुपद को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है वर्ग समीकरण की अधिकतम घात होती है 2, या घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद या वर्ग समीकरण कहते हैं। अब इसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिया है 5x की घात 2। अब इसमें देखेंगे ये 4 है, इसकी घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद या वर्ग समीकरण बोलते हैं। एक और 3 पद वाला है यहाँ पे 4x की घात 2 3x ऋण 2। यहाँ पर भी देखेंगे सबसे बड़ी घात है 4 में 2, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी इसकी घात 2 है तो इसलिए द्विघात बहुपद है। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो व्यापक रूप होगा इसका ax की घात 2 धन bx धन। अब त्रिघात बहुपद देखते हैं। तो इसमें जब किसी बहुपद की घात 3 होती है, अधिकतम घात 3 होगी तो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखेंगे 3x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x ऋण 5। तो इसमें सबसे बड़ी घात देखेंगे हम यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद होगा। एक और एग्जाम्पल जैसे 5x की घात 3 ऋण 6, तो इसमें भी x जो चर संख्या है उसकी घात 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो ये है ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब इसके बाद बहुपद का शून्यांक। अब इसमें जो तीनों घात वाले बहुपद हैं उनके कितने शून्यांक होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो जैसे रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यांक होता है, ये हमें याद रखना है, एक घात वाले का केवल एक शून्यांक होगा। अब जैसे द्विघात बहुपद यदि आया तो उसके केवल 2 शून्यांक होंगे अधिकतम, और त्रिघात बहुपद होगा तो उसके अधिकतम 3 शून्यांक हो सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता है जैसे ax धन b का शून्यांक, ax धन b का शून्यांक, तो हम इसको बराबर 0 रख के पक्षांतर करके देखेंगे तो माइनस b के बटे a आएगा। ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको याद रखना है।
अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसमें जैसे यदि कोई द्विघात बहुपद का समीकरण बनाने के लिए आया हमें, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। द्विघात बहुपद का समीकरण बनाने के लिए x की घात 2 ऋण, इसको बोलेंगे अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे ये गुणा में है और ये प्लस में है। अब यहाँ पे शून्यांकों का योगफल का एक सूत्र है अल्फा धन बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी के बटे ए। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र है अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी के बटे ए। अब इसमें एक और चीज दिया हुआ है, यदि त्रिघात बहुपद हो तब उसके 3 शून्यांक यहाँ पर दिया रहेगा, अल्फा बीटा और ये गैमा है। अल्फा बीटा गैमा 3 पद यहाँ पर, 3 शून्यांक यहाँ पर दिए हुए हैं। ये वाला जो कोर्स है ये हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब ये वाला हमारी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मगर ये बुक में दिया है तो मैंने इसको बना दिया हूँ। अल्फा धन बीटा धन गैमा बराबर होगा माइनस बी के बटे ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा बराबर होगा सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा बराबर होगा माइनस डी के बटे ए। तो ये 3 फॉर्मूले इसके अलग से दिए हुए हैं, ये परीक्षा में नहीं आएंगे, ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है विभाजन एल्गोरिथम, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य को बोलते हैं px, भाजक को gx और भागफल को qx और शेषफल को rx। अब यहाँ पे एक चीज हमें हमें पता होना चाहिए, मैंने अलग से बना दिया है। बीच में होता है भाज्य, हम भाजक से भाग देते हैं, भागफल हमारा आंसर आता है और नीचे शेषफल बचता है। ये 2 चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो इस यूनिट में हमारा इतना ही है, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अब अध्याय 2 बहुपद के बेसिक नॉलेज यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम इसकी एक प्रश्नावली 2.1 देख लेते हैं। ये छोटी सी प्रश्नावली है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको बना दिया है। तो देख लेते हैं। इसमें किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। इस स्थिति में हमें px के शून्यांक ज्ञात करना है। अब हमने यहाँ पे पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति 9th में, उसमें 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। तो हमें जो px के शून्यांक निकालना है, मतलब जो x अक्ष में जो लाइन यहाँ पे जो ग्राफ कटेगा, पैराबोला परवलय जो बोलते हैं, उसका कितने बिंदु में ये टच हो रहा है, उससे ही हम यहाँ पे शून्यांक बोलेंगे। तो हमें px का मान बोल रहा है तो x अक्ष में देखेंगे हम, और यदि py का बोलता है तो y अक्ष में देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ px बोला है, तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे ये y अक्ष की लाइन है और ये x अक्ष की लाइन है। तो यहाँ पर जो रेखा अलग से गया है ये y अक्ष में गई है, x अक्ष में नहीं गई है। तो ये x अक्ष में कितने बिंदु में टच हो रही है, तो देखेंगे x अक्ष में ये वाली लाइन कहीं पर भी टच नहीं हो रही है। इसका मतलब इसके शून्यांक तो यहाँ पे है ही नहीं। तो px के शून्यांक यहाँ पर हो जाएंगे 0। px के शून्यांक यहाँ पे x अक्ष में कहीं पर भी टच नहीं हो रही ये लाइन, इसका मतलब इसके शून्यांक हो गए 0। अब अगला वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में x अक्ष में ये वाला जो परवलय है, ये वाला ग्राफ कितने बिंदु में टच हो रहा है, तो x वाली लाइन में देखेंगे ये वाला जो ग्राफ है 1 बिंदु में टच हो रहा है। इसका मतलब px के शून्यांक यहाँ पर हो जाएंगे 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम तीसरा वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये y वाली लाइन है और ये x अक्ष वाली लाइन है। तो ये जो ग्राफ है ये x अक्ष में कितने बिंदु में टच हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बिंदु में ये टच हो रहा है। इसका मतलब px के शून्यांक हो जाएंगे यहाँ पर 3। इसी प्रकार यहाँ पे और 3 प्रश्न हैं। ये वाले 3 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। बस यहाँ पे हमें x अक्ष में ये जो बिंदु कितने बिंदु में टच हो रहा है ये ग्राफ, ये हमें देखना है, वही px के शून्यांक होंगे। यहाँ पर देखोगे आप 1 2 जगह टच हो रहा है तो 2 शून्यांक होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 जगह टच हो रहा है, मतलब इसके 4 शून्यांक होंगे। इसमें 1 2 3 ये 3 जगह टच हो रहा है, मतलब px के शून्यांक होंगे इसमें 3। तो ये प्रश्नावली सरल है, ये आप लोग कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।